सवाल ये है क्योंकि हमें कुछ कंपैरिजन भी करना होगा। लोग सोच रहे होंगे कि रिटायरमेंट की बात करनी है तो फिर एनपीएस में क्यों जाना है, हमारे पास म्यूचुअल फंड्स है, डायरेक्ट स्टॉक्स है, और भी निवेश के विकल्प हैं। इसके तहत आपके पास इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और बाकी तरह की स्कीम्स हैं। अगर आप ऑटो चॉइस में जाते हैं तो लाइफ साइकिल फंड है जहाँ पर आपको अग्रेसिव, कंजर्वेटिव, मॉडरेट ऑप्शन है। और हमारी प्लेटफॉर्म पे चेयरमैन साहब ने कहा है कि 1 अक्टूबर को एक हाइब्रिड स्कीम भी आ जाएगी अंडर लाइफ साइकिल। तो अब इतना मेरे पास ऑप्शन है एनपीएस में, बाहर भी ऑप्शन है, तो मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ? कुछ कंपैरिजन अगर हो सके। तो सबसे पहले तो आई विल टेक इट फ्रॉम वेयर विश्वास जस्ट लेफ्ट कि आपका अपना जो एलोकेशन स्ट्रेटजी है इक्विटी या डेट, और ये आपके एक फाइनेंशियल प्लानर के साथ या किसी के साथ प्रोफेशनली आपको बैठकर वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड करना चाहिए कि अब मेरी क्या लार्जर स्ट्रेटजी रहेगी। उसके बाद एनपीएस आपको उसमें स्टिक अराउंड करने की मदद करेगा। मैं हमेशा कहता हूं इट्स नॉट जस्ट अ मैथमेटिकल सोल्यूशन, इट्स अ साइकोलॉजिकल सोल्यूशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंपल्सिवली उसमें रहने के लिए मजबूर करते हैं। जो कि 401 के अगर आप यूएस देखें कहीं पर भी यू नो तो उसके अंदर भी ये सेम चीज है। क्योंकि अगर जब आप टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल हैव टू स्टिक अराउंड विद इट, तभी आपको फायदा मिलेगा। तो कंपैरिजन की भी एक बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डेटा की भी बात कर लेते हैं। लोगों को लगता है कि एनपीएस में थ्रिल नहीं है ना, रिटर्न नहीं है, इक्विटी तो बहुत जबरदस्त काम करता है। तो अगर मैं सिर्फ एचडीएफसी की इनकी एनपीएस की स्कीम परफॉर्म करूं, कंपेयर करूं एचडीएफसी टॉप 100 से, जो इनकी एक दूसरी म्यूचुअल फंड हाउस की एक फ्लैगशिप स्कीम है, तो लास्ट 5 ईयर का सीएजीआर इज 20.52 इन टॉप 100 और एचडीएफसी एनपीएस के अंदर ऑलमोस्ट सेम रेंज में 20.41 है। 10 साल की अवधि में एचडीएफसी एनपीएस जो फंड है उनका सीएजीआर है 14.62 और टॉप 100 का है 14.28। तो आपका जो नेट एयूएम जो आएगा, अगर आप 50,000 रुपए का एनपीएस करते हैं तो वो ड्रास्टिकली एनपीएस जो स्कीम में है वो बढ़ेगा, क्योंकि आपका पोस्ट टैक्स जो रिटर्न्स है वो मच हायर है। एंड अगेन इट बाय डिजाइन हेल्प्स यू स्टे इन्वेस्टेड, है ना। तो ये जो एक डिसइंसेंटिवाइज है, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि बहुत बड़ा ऑडियंस है आपका, मैं आपको एक चीज बस यहाँ पे लास्ट बोलना चाहूंगा। जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वाले जो लोग हैं जो आज म्यूचुअल फंड बेचते हैं या बाकी फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचते हैं, वो कैटेगरिकली एनपीएस प्रमोट नहीं करते। उसका एक बहुत ही बड़ा कारण है उसके अंदर कमीशन नहीं है ना। तो ये निवेशकों के लिए, स्पेशली आपके जो व्यूअर्स हैं और जो सुन रहे हैं अभी, उनको यहाँ पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं आपको बायस्ड सलाह तो नहीं मिल रही। जहां कमीशन है वहीं बात होगी। अब एक स्कीम है जिसमें मेरे को 7.7%, 0.8% कमीशन है साल का, और यहाँ पे मेरे को कुछ कमीशन नहीं है, राइट। 100-200 रुपए मिलते हैं वन टाइम एनरोल कराने के, तो वो तो कोई एज गुड एज नथिंग है। इसीलिए एनपीएस कैटेगरिकली लोग डिस्करेज करते हैं, ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर उसको डिस्करेज करते हैं, क्योंकि वहां पे उनके लिए एक नेगेटिव आउटपुट है। तो वो आपको बताएंगे नहीं आपको है ना विड्रॉ करने नहीं मिलेगा, आपको 60% ही मिलेगा। भाई यही तो आप चाहते थे, आपको एक्चुअल एनपीएस में, दैट्स द रीजन यू इन्वेस्टेड, दैट वाज योर गोल, you are achieving your goal. You don't need all the money once you retired on day one. To ensure that you keep on getting it till you are alive is what you really invested for. आपने निवेश ही उसी कारण से किया था। तो आई थिंक दैट इज समथिंग टू बी केप्ट इन माइंड, उसको बड़ा ध्यान में रखें और उसी के हिसाब से चयन करें। जहाँ तक डेटा की बात है, इट इज़ वेरी क्लियर कि एनपीएस फंड उतना ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है जितना एक म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड करता है, और शायद कई जगह पे उससे थोड़ा बेटर भी परफॉर्म करता है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है ना। तो उसके कारण से भी बहुत इंपैक्ट आ जाता है। इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी और उसको बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में जगह दें। एक छोटा सवाल, फिर मुझे ब्रेक लेना है। जो हम इक्विटी स्कीम्स की बात कर रहे हैं और बाकी कॉर्पोरेट स्कीम्स की बात कर रहे हैं, आपका फंड का पोर्टफोलियो कैसा रहता है? उसमें ऑन द लाइंस ऑफ फ्लेक्सी कैप रहता है, मल्टी कैप रहता है, कैसा होगा? सो बेसिकली हमारी इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस पीएफआरडीए द्वारा तय की जाती है। तो इक्विटी में जैसे हमको टॉप 200 नेम्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन अलाउड है, तो आप बेसिकली मान लीजिए 100 लार्ज कैप नेम्स और 100 मिड कैप नेम्स हमारे पोर्टफोलियो में रहते हैं। दैट्स द यूनिवर्स। उसमें से जो हमको अच्छे लगते हैं, जहां हमारा इंटरेस्ट रहता है, वो हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट होते हैं इक्विटी साइड में। शख्स जो कि शायद एक प्राइवेट कर्मचारी हो, एक्टिव स्कीम से शुरुआत करना चाहता है, लेकिन बाजार के बारे में कुछ नहीं जानता, एनपीएस में आना चाहता है, तो क्या प्रपोर्शन होगा? बतौर सीआईओ अगर आपको कुछ रेकमेंड करना हो तो आप क्या करेंगे? तो
एसेट एलोकेशन जो इससे पहले हमने बात कर रहे थे फंड परफॉर्मेंस का, उसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा। एसेट एलोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, बिकॉज अगर आपके पास आज आप 25 साल के हैं या 30 साल के हैं और आप जॉब में आ रहे हैं और आपके पास 30 साल और बचे हैं, 35 ईयर्स आपके रिटायरमेंट तक, तो एसेट एलोकेशन बिकम्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट। आपको कहाँ पर डालना है, कितनी कंपाउंडिंग वहाँ से मिल सकती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं एंड इट इज़ विजिबल, आप डेटा भी देख सकते हैं उस पर कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड बीट्स इन्फ्लेशन और ट्राइज टू बीट इन्फ्लेशन मोर देन एनी अदर एसेट क्लास। तो मेरे हिसाब से एक यंग पर्सन जो अभी सर्विस में आ रहा है, ज्वाइन कर रहा है और उसके पास बहुत लंबा हॉराइजन है, he or she should try to maximize their equity allocation. इस पे एक हमेशा क्वेश्चन आता है कि मार्केट बहुत हाई है, क्या मार्केट यहाँ से करेक्ट कर सकता है? सी मार्केट को टाइम करना बहुत मुश्किल है, बट एक चीज़ आपको पता है कि आपका जो पैसा जा रहा है वो ऑलमोस्ट सिप मोड में जा रहा है, हर महीने जा रहा है या हर 3 महीने 6 महीने जैसे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एवरेजिंग आउट होगी आपकी बाइंग की, और 30 ईयर पीरियड में आप किसी भी 30 ईयर पीरियड का इक्विटी परफॉर्मेंस देख लीजिए, that asset class gives you a far better return than CNG. But at the same time, I'll say that as you approach, as your age goes up, you have to take cognizance of your investment style also, right? Or not an investment style, but आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। तो मे बी इवन बिफोर टेकिंग हायर इक्विटी प्रोपोर्शन आपको खुद बैठ के देखना है कि मैं कितना रिस्की एसेट में जाना चाहता हूँ। Over a long period of time, equity will continue to give higher returns. So for somebody who is new into the job, I'll recommend, based on their own risk appetite, they should try to maximize equity and keep CNG low. And as you head towards retirement, the day when you think you have to withdraw and start getting annuity, maybe at that point of time, you can think about maybe lowering your equity or increasing your CNG contribution. आप CIO हैं, आप बाध्य हैं अपने रिटायरमेंट के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन क्या शुरू कर लिया है? मैं तो जिस दिन हमारे NPS में पहले दिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, आई हैव बीन देयर फ्रॉम द फर्स्ट डे। तो मे बी हमारी कंपनी का जो पहला NAV हुआ होगा उसमें मेरे को भी यूनिट्स एलोकेशन हुए थे। तो स्किन इन द गेम वाला जो फंडा है वो बहुत अच्छा लगता है लोगों को, है ना, समझाना आसान हो जाता है कि भैया इनका भी तो पैसा लगा हुआ है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब आपकी ज़रूरत मुझे है ये बताने में लोगों को कि अब ये चुनाव कैसे स्ट्रैटेजाइज किया जाए। हमने समझ लिया कितने खाते हैं, कहाँ कैसे करना है। अब किस तरह के निवेशक को, किस तरह की रिस्क एपेटाइट के साथ किस तरह की स्कीम का चुनाव करना चाहिए? पहले तो मैं बता दूं, मतलब इन्होंने जितनी चीज़ें बताई, 80% ऑफ द जॉब विच साउंडेड वेरी कॉम्प्लेक्स, जो बहुत आपको पेचीदा लग रहा था, वो उनका काम है। हाँ। तो वो आपको नहीं करना है, आपको इतना ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस उनको चुनना है कि आपके फंड मैनेजर कौन होंगे और बाकी पता होना चाहिए ना मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। देखिए कई बार क्या है कि नहीं पता होने में इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। आप जितना ज्यादा आप उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे ना, उतना ज्यादा आप छेड़खानी करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप भरोसा करके जिसको दे रहे हैं पैसा, उन पे भरोसा करिए और उनको एक लंबी अवधि के लिए दीजिए। क्योंकि मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसके ऊपर डेटा है, या आप पूरी दुनिया का देख सकते हैं, जितने भी फंड मैनेजर हैं इंडिया में, अगर वो सारे ही बड़े काबिल हैं मेरे नज़र में, वो सारे क्वालिफाइड, बहुत ज़्यादा अच्छे, अपना अपना उनका एक्सपीरियंस है, साइक्लिकल हो सकते हैं। फंड मैनेजर्स की एक स्टाइल हो सकती है, इस साइकिल में इनका फंड चलेगा, किसी और साइकिल में किसी और का फंड चलेगा। लेकिन अगर आप लार्जर बेस देखेंगे, एक 15, 20, 30 साल की होराइजन में देखेंगे, मोटा मोटी सब एक ही तरीके से रहेंगे। सो ये ज़्यादा ऑब्सेशन ऑफ, एक तो ऑलरेडी एक्टिव फंड मैनेजमेंट हो रहा है, अब आपने एक्टिवली फंड मैनेजर को भी मैनेज कर रहे हो आप, तो ये ओवर एक्टिविटी हो जाती है। ठीक है, मेरे हिसाब से इतनी एक्टिविटी की जरूरत नहीं है। बड़ा ही सिंपल